हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और परीक्षा की तैयारी में आप लोग लगे होंगे। आज के इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के 22 अगस्त 2022 के पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न जो कि आपके साइंस से पूछे गए मेरे भाई। एक एक प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सारे के सारे आपके ऑफिशियल पेपर से प्रश्न कराया जा रहा है। इससे पहले हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं, यानी आपके 6 प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन कर चुके हैं। यह है वीडियो नंबर 7 और इस वीडियो में देखेंगे 22 अगस्त 2022 के पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है मेरे भाई, तो आप लोग वीडियो को शेयर और अपने दोस्तों के बीच शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न ही आपको देखने को मिला होगा मेरे भाई। बहुत ही बड़ा प्रश्न लिखा गया है और ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करेंगे। जितना हो सकता है डिटेल्स मैं पूरा का पूरा बताने का कोशिश करूंगा। हालांकि यह प्रश्न बहुत बड़ा है, इसलिए आपको देखने में थोड़ी सी परेशानी होगी। नीचे दिए गए चित्र ए और बी में दो प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है। इनके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्न का सही उत्तर प्रदान करता है? पहला दिया गया कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है और दूसरा है विभाजन बी कब और कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले देख लेते हैं। आप फिगर को थोड़ा सा मैं जूम करूंगा भाई, आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, लेकिन क्या कीजिएगा 2022 के पेपर में बहुत ही मुश्किल मुश्किल प्रश्न साइंस सेक्शन के डाले गए थे। साथ में मैथ का भी क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा रखा गया था, ठीक है ना। तो ये है आपका समसूत्री विभाजन और ये आपका अर्धसूत्री विभाजन। आप लोग पढ़े भी होंगे मेरे भाई। देखिए ये दो भागों में बट रहा है। समसूत्री उसको बोलते हैं, ये समसूत्री अर्धसूत्री जो है दो भाग में तो बट रहा है, लेकिन यहाँ से भी दो भाग में बट जा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्धसूत्री बोलते हैं। आप लोग ऐसे मोटे तौर पे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए जो है समसूत्री विभाजन है और बी जो है अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है। और युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ये लाइन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कहाँ होता है मेरे भाई अर्धसूत्री विभाजन? तो जनन कोशिका में होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। अब आपके प्रश्न अच्छे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे बढ़िया से दिख जाएगा। प्रश्न है कि धातु ऑक्साइड सामान्यतः प्रकृति के होते हैं। देखो मेरे भाई, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, याद कर लो, नहीं याद है तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड पूछेगा तो आप बताइएगा मेरे भाई कैसे हो जाते हैं? तो अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, उभयधर्मी का नाम आप लोग सुने हैं क्या? डिटेल्स अगर पढ़ा रहे हैं भाई तो बिल्कुल दिल से पढ़ाएंगे, मन से पढ़ाएंगे। उभयधर्मी का एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, Al2O3 होता है। और साथ में याद रखिएगा ZNO, जो कि पेपर में इतना बार पूछा गया कि जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे मेरे भाई आपको देखने को मिल जाएगा। तो Al2O3, ZNO और PbO ये ऐसे तीनों के तीनों थे जो अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। देखो मेरे भाई, एल्कोहल जो है सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एल्कोहल का आपको फॉर्मूला याद है, सूत्र याद रखिएगा, C2H5OH होता है, आपको याद भी होगा, ठीक है। किससे अभिक्रिया करता है? तो सोडियम से, Na से अभिक्रिया करता है, ठीक है मेरे भाई। तो क्या बना लेता है? याद रखिएगा C2H5। कॉपी पे अगर आप नोट कर लो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा पेपर के लिए, ठीक है। ONA और साथ में क्या निकलता है भाई? H2 यानी हाइड्रोजन गैस। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कौन सा गैस रिलीज करता है? तो हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा गया, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मेरे भाई उत्पन्न धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न आ जाए तो ध्यान रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। आप ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा, प्रेरित धारा पूछेगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। भाई ये तो बिल्कुल गलत लिखा गया ना, नाइट्रिक अम्ल थोड़े ना निकलता है। अच्छा आप बताओ कमेंट बॉक्स में, मानव अमाशय से कौन सा अम्ल का उत्पादन करता है? आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहो तो बिल्कुल बता सकते हो। दूसरा कथन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये अमाशय को बिना क्षति पहुंचाए भोजन के पाचन में मदद करता है। हाँ मेरे भाई, ये बिल्कुल कथन सही है। तो करेक्ट आंसर होगा केवल कथन 2 सही है। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल जरूरी है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? अभी हम लोग बात किए थे मेरे भाई कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। अब आपको
समूह यानी वर्ग में बताना है। ये 13 वर्ग लिखा गया, ये 2 वर्ग और ये 1 वर्ग, ये 16वां वर्ग। आप ध्यान से देखोगे तो जो 16 नंबर के वर्ग है ना, इसमें आपके धातु पाए जाते हैं। ठीक है, 16 वर्ग में कौन से पाए जाते हैं? धातु। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। ऐसे ही एक एक करके हम लोग आसानी से सारे प्रश्न को देखते हुए आगे निकलते चले जाएंगे। क्या आपको पता है कि 16वें नंबर का जो ग्रुप है इसमें कौन कौन से धातु पाए जाते हैं? पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा वर्ग 16 में कौन कौन से तत्व हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, तभी आपके लिए नया वीडियो आपको अपलोड कराया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न पूछा गया, दो पारदर्शी माध्यम ए और बी में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड और 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक किसके बराबर होगा? भाई फार्मूला याद करो, ध्यान से देखना भाई। आप लोग वीडियो शेयर करते नहीं हो, शेयर करते तो हम भी थोड़ा सा अलग सिस्टम लेकर आते भाई। बहुत परेशानी होता है इससे पढ़ाने में। ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, हमारा भी टारगेट है कि 99 शिफ्ट आपको कराना है। माध्यम बी के में प्रकाश की चाल रखेंगे ऊपर, फार्मूला याद आ रहा है? प्रकाश की चाल और बटा में माध्यम ए में प्रकाश की चाल, ऐसे फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? माध्यम बी में प्रकाश की चाल तो कितना था? 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 था, और बटा में कितना आ जाएगा? 2 गुना 10 का पावर 8 हो जाएगा। कटेगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? इससे ये खत्म, तो इसको अगर आप काटिएगा 2.25 को 2 से, तो करेक्ट आंसर होगा 1.125। ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा भाई, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन रखा गया था 2022 के पेपर में। अधिकांश जंतुओं में गति जो होती है इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? तो पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र, ये तीनों मिलकर आपका करेक्ट आंसर बना लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो भाई ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल था। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, लेंस और दर्पण से सवाल तो पूछे ही गए थे। यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित है? आप लोग पढ़े होंगे मेरे भाई। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ पी होता है, यहाँ एफ होता है, और यहाँ क्या होता है? सी होता है। सी को जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या के नाम से आप लोग जानते हैं। तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या पर अगर कोई वस्तु रखते हैं तो मेरे भाई ये अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और समान आकार का बनता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या यानी सी पर। अगला प्रश्न, 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाला एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त के 2 व्यास सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। क्या आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे मेरे भाई? क्या इसका सॉल्यूशन आप लोग कर पाओगे? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मेरे भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इंतजार है आपका। इस प्रश्न का उत्तर तो 25 ओम हो जाएगा, लेकिन कैसे आप लोग बनाए हैं, कैसे इसको सॉल्व किए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो मेरे भाई बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया। देखो मेरे भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, किसका फॉर्मूला है? तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग आराम से सेट कर देंगे। अपवर्तनांक कितना दिया था? 1.5 दिया है मेरे भाई, प्रश्न में यहाँ आप देख सकते हैं। और ऊपर क्या लिखे थे? निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपको याद रखना पड़ेगा, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, याद भी होगा आप लोग को। और डिवाइडेड बाई माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है, इसको x मान लीजिए। x यहाँ से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। एक एक चीज़ करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। चलिए, अब ये 1.5 कहाँ चला जाएगा? इधर से हटकर इधर आएगा, 1.5 आ जाएगा इसके नीचे। अब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। तो 2 इंटू 10 का पावर 8 हो जाएगा। 2 इंटू 10 का पावर 8 आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है।
वह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव विद्युत अपघट्य के रूप में लेता है और इसमें से विद्युत प्रवाहित करने का प्रयास करता है और परिपथ को एक बल्ब से जोड़ देता है। निम्न में से किसकी परिस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा? देखो मेरे भाई, कैल्शियम क्लोराइड में तो धारा प्रवाहित हो जाती है तो बल्ब आसानी से जल जाएगा। कॉपर सल्फेट में भी धारा प्रवाहित हो जाता है, सोडियम क्लोराइड में भी धारा प्रवाहित होता है, तो बल्ब इन तीनों में जलेगा, लेकिन ऑक्टेन में नहीं जल पाएगा मेरे भाई। बल्ब याद रखेंगे, तो करेक्ट आंसर यहाँ से निकल कर आएगा ऑक्टेन। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से एक न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है। एन फेरो वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न क्षेत्र और समान धारा को वहन करने वाले समान त्रिज्या के एकल वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? सिंपल इसका आंसर होगा n/1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ह्यूमन हैव पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई, और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती भी किए थे पेपर में, ठीक है। तो ऑटोसोम के बारे में सवाल पूछा है, याद रखिएगा मेरे भाई। कुल मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से 22 जो होते हैं मेरे भाई, इन्हीं को ऑटोसोम्स बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कंटेन द जर्म सेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भाई को समझ में नहीं आया उनके लिए मैं हिंदी में बताता हूँ। फूल के किन प्रजनन भागों में रोगाणु कोशिकाएं होती हैं? तो करेक्ट आंसर हुआ था पुंकेसर और स्त्री केसर। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 2.5 mA की धारा उत्पन्न होती है, तो चालक का प्रतिरोध ओम में ज्ञात कीजिए। तो न्यूमेरिकल का सवाल है, बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया है सबसे पहले तो हमारा यही काम है ना नोट करना। वोल्ट कितना दिया मेरे भाई? विभवांतर 5 वोल्ट का दिया हुआ है, और धारा कितना दिया है? 2.5 mA। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, एम को हटाइएगा, तो एम का मतलब क्या होता है? 10 का पावर 3। तो भाई जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आई का मान, अच्छा फार्मूला याद है क्या? R बराबर भी आई, ये फार्मूला याद है? ओम का नियम चलिए याद है, तो भी का मान रखिए 5 और आई का मान रखिए 2.5 गुना 10 का पावर 3 हो जाएगा, और नीचे होता है तो ये माइनस में आ जाएगा मेरे भाई। और जब ये सॉल्व कीजिएगा तो कितना निकल कर आएगा बाहर? 2 बार में कट जाएगा ना, तो 2.5 इंटू, और ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 पॉइंट इंटू 10 का पावर 3। और अगर इसमें 10 का पावर 3 से गुना कीजिएगा तो काट पीट कर आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो न्यूमेरिकल के काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं ग्रुप डी के पेपर में, ठीक है। हम तो यहाँ जल्दी आपको सॉल्व करा रहे हैं ना, समय आपका नहीं व्यर्थ करा रहे हैं। इसी पेपर को कराने में 1.5 घंटा लगा है यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपके लिए बढ़िया है मेरे भाई, रिवीजन फटाफट मारिए और एक सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है भाई, शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। अच्छा, शराब का फार्मूला C2H5OH भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि पेपर में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज के परिदृश्य में मनुष्य की अभिवृत्ति में हुए किस परिवर्तन ने अजैविक निम्नकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है? तो भाई जूट के थैलों का उपयोग करने से ये जो अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन में कुछ हद तक तो कमी किया है। कौन सा? जूट का थैला उपयोग करने पर, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है। न्यूलैंड के अष्टक क्रमशः से शुरू होते हैं और किस पर समाप्त होते हैं? तो भाई हाइड्रोजन से शुरू तो होता है और थोरियम पे जाकर समाप्त हो जाता है। इसमें हम लोग हाइड्रोजन भरेंगे और इसमें थोरियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम जो है हाइड्रोजन से शुरू होकर थोरियम पे समाप्त होता है। अगला प्रश्न है। एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोफ्थलीन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए के होने की सर्वाधिक संभावना है। ये तत्व कौन सा है भाई? मैग्नीशियम तत्व जो है जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनाफ्थलीन के विलयन को गुलाबी कर देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। बहुत ही आसान सा सवाल था मेरे भाई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई m बराबर -1। अब आप लोग लेंस बना के देख सकते हैं मेरे भाई। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इधर होता है f1 होता है, इधर क्या होता है भाई? याद है 2f1। इस साइड में आएंगे, लेंस के सामने आ जाइए, f2 होता है और इधर होता है 2f2। ये आपको फिगर समझ में आना चाहिए। अब मेरे भाई जब आप 2f2 पे फिगर पे रखिएगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा?
2F1 पे बनता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और यहाँ वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और साथ में बराबर यानी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ये तीनों के तीनों फैक्ट आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और m बराबर क्या हो जाएगा इसका, मैं फिर क्या बताना था, आवर्धन बताना था, तो m बराबर -1 हो जाएगा। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी रासायनिक जातियाँ क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करती हैं। इस इक्वेशन समीकरण को ध्यान से आप देखने की कोशिश करिए मेरे भाई, और इसी में आपका आंसर छिपा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Fe2O3 और Al, यानी Fe2O3 का क्या हुआ, ऑक्सीकारक है, और अपचायक कौन है, एल्युमिनियम। अब बढ़िया से आपको पता होना चाहिए मेरे भाई ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है। अगले वीडियो में मैं इसका बढ़िया से सोल्यूशन बता दूंगा, क्योंकि वीडियो ये काफ़ी लंबा होते जा रहा है। अभी आप इसका आंसर ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछा गया, किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। मेरे भाई चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक का तापमान, ये 3 पर निर्भर करता है प्रतिरोध। किसका, चालक का। लेकिन चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पे निर्भर नहीं करता है प्रतिरोध, याद रखिएगा। ये था हमारा कुल 25 प्रश्न। आपको यह वीडियो कैसा लगा है, क्या हेल्पफुल लगा है, क्या आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे भाई। इधर उधर का एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं, सीधे आपके पेपर का क्वेश्चन कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।